What is a vector quantity and how we can define a vector as position vector? So physically, basically vector is a physical quantity which has magnitude and direction as well. The quantity for which magnitude and direction both are necessary to define that quantity. So a vector is a quantity which is represented by alphabetical letter. Normally हम उसको alphabetical letter से represent करते हैं और उसके ऊपर क्या हम करते हैं, उस वेक्टर के ऊपर लेटर के ऊपर जो हम एक वेक्टर हेड डाल देते हैं, ये एरो हेड डाल देते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे आपके पास कोई फोर्स वेक्टर है तो उस फोर्स वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ के साथ, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक एरो हेड डाल दिया, एक एरो ड्रॉ कर दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपके पास ये सिंपल एफ होता तो ये बोल्ड होता तो ये कोई स्केलर क्वांटिटी होती, ये वेक्टर ना होती। इसके ऊपर ये जो आपने एरो डाला है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो सिमिलरली आपने कोई वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v के साथ। इसको एक तो हम बोल्ड करते हैं वेक्टर को, लेटर को, और सेकेंडली इसके ऊपर हम एक एरो डाल देते हैं। तो ग्राफिकली एक एरो लाइन विद फिक्स स्केल रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकली अब वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो a है, ये आपके पास हम जनरल यूज कर रहे हैं, इसके लिए सिंबल a यूज किया हमने, इसके ऊपर हमने ये वेक्टर डाल दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी। अब अभी हमने बात किया कि वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज को आपने दोबारा रीराइट किया a विद एरो हेड, और उसके ऊपर आपने अपने साइड्स पे ये बार डाल दिए जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इसकी मैग्नीट्यूड है, यानी कि इस वेक्टर की, ये जो आपने बार लगा दी ये बता रहे हैं कि ये इस वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और साथ में आपने अगेन उसी वेक्टर को, उसके लिए जो सेम सिंबल यूज करें उसको रीराइट करें और उसके ऊपर आपने ये एक कैप हेड जो है, कैप हेड आपने इसके ऊपर डाल दिया जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो चीज है ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, सॉरी डायरेक्शन। ये आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और ये जो क्वांटिटी है जिसके ऊपर आपने ये कैप हेड डाल दिया है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन दोनों चीजें मिलके क्या डिफाइन कर रही हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी को। तो ई इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये उसका यूनिट वेक्टर है जो कि उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड द नल वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 0 यानी कि जिसका ये नंबर 0 है, इसकी वैल्यू 0, उसको हम नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम जो आई जे के वेक्टर्स यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं दैट आर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे तो हमने ए लिया हुआ है ना जनरल, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास जब हम स्पेस में बात करेंगे या 1-2D में बात करेंगे, 1D में, 2D में, 3D में, 1D में करेंगे तो हमें फोर्स को ये एक डायरेक्शन लेनी होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स एक्सिस है, आपने अपना एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग डिफाइन किया है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आई हेड। वाई डायरेक्शन के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जे हेड। एंड जेड एक्सिस के अलोंग हम जो डायरेक्ट जो यूनिट वेक्टर लेंगे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय के हेड। आई जे के जो है यूनिट वेक्टर्स होंगे दैट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब क्या होंगे? किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुराद क्या है कि किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि उन कंपोनेंट्स के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। दैट्स कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर ए है, हमने अपना फ्रेम जो ले लिया है, एक्सिस जो हमारे हैं, हमारा जो फ्रेम है वो एक्स वाई फ्रेम है, ठीक है। हम 2D के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, ये हमारा हमने एक्स एक्सिस डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओ जो है ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आप अपना वेक्टर ए ड्रॉ करें टिल द पॉइंट सी, अप टू द पॉइंट सी तक हमने इसको ड्रॉ किया। और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट के लिए हमने ये एरो डाल दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपके पास ए है, ए को हमने ये एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर ए आ गया। अच्छा, इसको हम एक्स वाई प्लेन में हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ये वेक्टर जो है थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ,
ठीक है, वेक्टर ए जो है ये थीटा एंगल बना रहा है कोई भी एक्स एक्सिस के साथ। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के, इनको आप ड्रॉ करें। यहाँ से एक पॉइंट सी के से एक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आप एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो ये देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इस रेक्टेंगल में जो कंपोनेंट जो है इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, और ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो कि बेसिकली वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कहलाएगा। ये कंपोनेंट ए एक्स कंपोनेंट है और ए वाई जो है ये इसका वाई कंपोनेंट्स। तो ए एक्स ए वाई इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जो कि अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस है रिस्पेक्टिवली। अब इनके साथ हमने ये आई हेड और जे हेड लिए। आई हेड इस एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे हेड जो है वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ट्राइंगल में आप देखें हमारे पास ये ट्राइंगल हमने बन गई ओ सी बी या ओ बी सी या कुछ भी आप ले लें, ओ बी सी, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई है। अब इस रेक्टेंगल में सिंपल by using Pythagoras theorem OC किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, इज इक्वल टू बेस OB प्लस हाइट BC। तो OC किसके इक्वल है, OC बेसिकली हमारे पास क्या है, OC हमारे पास है वेक्टर A। ठीक है, वेक्टर A इज इक्वल टू OB क्या है, OB क्या है इसका एक्स कॉम्पोनेंट AX आई हेड प्लस BC क्या है, BC हमारे पास है AY जे हेड कॉम्पोनेंट। ठीक है, प्लस AY ये आपके पास आ गई। तो AX किसके इक्वल है, यहाँ पे इस रेक्टेंगल में देखें AX किसके इक्वल है, A cos थीटा। AX फाइंड करें किसके इक्वल आ जाएगा, A cos थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और थीटा एंगल बना रहे, A cos थीटा आ जाएगा प्लस AY क्या है, ये Y एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि सिंपल ट्राइंगल से निकालें तो एक पास आ जाएगा A sin थीटा। तो ये आपके पास इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया वेक्टर ए के, ए एक्स कॉस थीटा है ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ए साइन थीटा जो है इसका वाई कंपोनेंट। ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गए। अब इस वेक्टर ए की हमने मैग्नीट्यूड बतानी है, किसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में दोनों तरफ जो है वो मैग्नीट्यूड ले लें। यहाँ पे अब तो हमारे पास डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है। इसका मोड लें, ठीक है, ए का मॉड ले लिया इज इक्वल टू, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। सिंपल मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्केयर लेना है आपने, इस कंपोनेंट का स्केयर लेना है ए एक्स स्केयर, आई कंपोनेंट का जब आप स्केयर लेंगे आई का आई के साथ, यानी कि अपने ए को बेसिकली ए से मल्टीप्लाई करना है। ये वेक्टर ए है, इसको आप ए से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ए का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर आई डॉट आई 1 हो जाएगा प्लस ए वाई स्केयर जे डॉट जे भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो हमने ए जब फाइंड करना है तो आप स्केयर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। तो ये आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसकी अपनी डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होगी, सिंपली यहाँ से देखें टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपके पास थीटा एंगल बन रहा है तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है ए वाई और कॉस थीटा क्या है ए एक्स। तो टेन थीटा आपके पास आ गया है ए वाई ओवर ए एक्स। एंगल आपने अगर बताना है कि दोनों एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वेक्टर बना रहा है वो क्या है, तो थीटा आपने फाइंड करना है तो सिंपली क्या करें, दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लें, तो ये इधर से खत्म हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये आपके पास वो एंगल आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा जो वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना रहा है। और ये आपके पास इस फार्मूले से आप इस इक्वेशन से आप उस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं हम। आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कह रहा है फोर्स वेक्टर है, उसके उसने कहा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, उसने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दिए हैं एफ एक्स और एफ वाई है, उनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है 10 है और 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, वो आप फाइंड करें।
तो देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फोर्स वेक्टर फोर्स है एफ है, एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एफ कॉस थीटा। जस्ट लाइक ऐसे ही एफ एक्स ऐसे देखिए ए एक्स किसके इक्वल था, ए एक्स किसके इक्वल था ए कॉस थीटा। तो अब ए एक्स की बजाय हमारे पास क्या है एफ एक्स है, फोर्स है ना वेक्टर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा सिंपली। इसी तरह से एफ वाई क्या होगा एफ साइन थीटा। जी एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये y कंपोनेंट जो है इसका आ जाएगा f sin थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये f जो है मैग्नीट्यूड है फोर्स की, मैग्नीट्यूड आपको गिवन है दैट इज 10 न्यूटन, 10 इंटू कॉस थीटा भी गिवन है कि 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ कॉस 30। इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.866 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 8.66 न्यूटन का जो x कंपोनेंट फोर्स का है वो ये आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली y कंपोनेंट फाइंड करें f sin थीटा, f की वैल्यू पुट करें, थीटा आपको पता है उसका साइन लें, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 5 न्यूटन फोर्स आ जाएगी, यानी कि जो y कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है फोर्स का दैट विल बी 5 न्यूटन। अच्छा ये हम 2D में हमने बात की थी, हमने सिर्फ और x और y एक्सिस की बात की थी, एक्स वाई प्लेन लिया था, इसका मतलब हम 2D में बात कर रहे थे, 2 डायमेंशन में बात कर रहे थे। अच्छा इसी किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को 3 डायमेंशंस में हम कैसे देखेंगे, ठीक है 3 डायमेंशंस का मतलब है कि अब आपके पास z एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा, पहले सिर्फ x y थे अब x y z तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं, हम 3 डायमेंशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसीजर है, उसी तरह सारा कैलकुलेट करना है जैसे आपके पास एक एक और एक्सिस जो है वो ऐड हो जाएगा। तो लेट्स से हम कोई वेक्टर ले लेते हैं, इसको हमने पहले ड्रॉ कर लें, ये आपके पास वेक्टर अब 3 एक्सिस आपके पास एक्स वाई जी प्लेन है आपके पास 3 डायमेंशन में आप बात कर रहे हैं, दैट इज एक्स एक्सिस y axis and this is the z axis, x y z plane 3D में बात कर रहे हैं। So let's take a vector a that is represented from O to P। ये O से लेके P तक हमने वेक्टर a को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसको कंपोनेंट में आप डिसॉल्व करें, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें P से पॉइंट C के ऊपर, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर दें O के साथ, ये O P C एक ट्रायंगल बन गई। अब इस वेक्टर A का जो x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो ax है, इस वेक्टर A का जो y एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है दैट इज ay, और इस वेक्टर A का जो z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है दैट इज az, ठीक है। तो अब सिंपली देखें ट्रायंगल देखें OPC, ये OPC, इस ट्रायंगल में देखें OP यानी कि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, OP इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है OC प्लस हाइट क्या है CP, OC प्लस CP, तो ये इज इक्वल ये OP इज इक्वल टू आ जाएगा। अब देखें OC किसके इक्वल है, फर्दर OC किसके इक्वल है। अब ये ट्रायंगल देखें, आप इस ट्रायंगल को देखें, इसमें देखें अगेन ये OC इस ट्रायंगल की ये जो OC है ये इस ट्रायंगल में यानी कि OBC ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये OC किसके इक्वल आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है बेस OB प्लस हाइट BC। OC को हम लिख सकते हैं OB प्लस BC, OB प्लस BC प्लस ये CP एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब BC किसके इक्वल है, हमें ये BC की वैल्यू भी चाहिए, BC किसके इक्वल है, तो BC देखें BC ये चीज और ये चीज बराबर है, जितनी लेंथ इसकी है BC उतनी ही लेंथ O से लेके D तक है, तो हम BC की जगह OD लिख सकते हैं, ठीक है। BC इज इक्वल टू OD एज BC इज इक्वल टू OD एंड CP इज इक्वल टू CP किसके बराबर है, अब देखें CP क्या है CP जितनी हाइट ये है उतनी हाइट O से लेके E तक, तो CP बराबर है OE के, तो CP जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे OE आएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें, इसी इक्वेशन में दोबारा वापस आए इसमें OP इज इक्वल टू OB एज इट इज आ जाएगा प्लस BC की जगह हम लिख सकते हैं OD, ठीक है, OD प्लस और ये CP था, CP की जगह अभी हमने देखा ये किसके इक्वल है OE, ठीक है। जस्ट आपने उनके ऑल्टरनेट के इक्वल पुट कर दिए। अब जिस वैल्यूज पुट करें OP इज इक्वल टू रीअरेंज इसको कर लें
ओडी को पहले कर लें, ओडी प्लस ओई प्लस ओबी, जैसे उसने इसको रीअरेंज किया, ठीक है। अब ओपी किसके इक्वल है, देखिए ओपी जो है वो वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इसको वैल्यू पुट कर दें, ए इज इक्वल टू ओ डी क्या है, ओ टू डी, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ए एक्स साथ में उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा आई हेड, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्लस ओ ई, ओ ई के अलोंग क्या है, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए वाई, और साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा डायरेक्शन के लिए जे हेड, प्लस ओ बी क्या है, ओ बी किसके इक्वल है, ए जी की, तो ए जी इंटू ये के हेड आ जाएगा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए फॉर जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपली वेक्टर आ गया है 3 डायमेंशन में एन के एक्स वाई जी प्लेन में, ठीक है। 2D में पीछे हमारे पास क्या था, सिर्फ 2 कंपोनेंट थे, ए एक्स प्लस ए वाई, तो इसमें 3D में जब आ जाएंगे तो आपके पास एक कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा ए जी। सेम उसी तरह से अब आपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, इसका मॉड ले लें, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करें, इसका आपने जब मॉड लिया तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जी स्केयर का स्केयर रूट, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3 कंपोनेंट आ गए, ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जी स्केयर, बिकॉज यू आर डीलिंग योर वेक्टर इन 3 डायमेंशन। इसी तरह से आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, किसी भी बॉडी की पोजीशन को एक्स वाई जी में प्लेन में लोकेट करने के लिए जो वेक्टर हम यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक्स वाई जी प्लेन है, इस प्लेन के अंदर आपने कोई बॉडी रख दी है, कोई पॉइंट रख दी है, कोई छोटा सा आप यहाँ पे पॉइंट या कोई मैस एम रख दें। अब आपने ये बताना है कि वो इस एक्स वाई जी प्लेन में वो बॉडी या वो पॉइंट कहाँ पे करके पड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हमें जो वेक्टर रिक्वायर्ड होता है दैट्स कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, यानी कि किसी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए द वेक्टर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन एक्स वाई जी प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। रेफरेंस भी तो देना ना कि किसके रिस्पेक्ट से वो कहाँ पड़ा हो, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से वो बॉडी एक्स वाई जी प्लेन में कहाँ पे पड़ी हुई है, उसको लोकेट करने के लिए जो वेक्टर यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। नॉर्मली इट इज प्रेजेंटेड बाय डिनोटेड बाय आर हेड। नॉर्मली हम आर पोजीशन वेक्टर के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो आर लेते हैं, उसके ऊपर एरो हेड आएगा बिकॉज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, आर हेड को देखें, अभी हमने पीछे देखा किसी वेक्टर को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए को उसका एक्स कंपोनेंट लेते हैं प्लस वाई लेते हैं प्लस जी लेते हैं और साथ में यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर है, ए की बजाय आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, अब आर पोजीशन वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, सिंपली एक्स आई हेड प्लस वाई कंपोनेंट क्या है वाई प्लस जेड कंपोनेंट क्या है जी, और साथ में आई जे के आएंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। आपने कभी भी कहीं भी एक्स वाई जी प्लेन में किसी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करना है तो आप सिंपली जो है इस पोजीशन वेक्टर आर से उसको फाइंड कर सकते हैं, आप उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर को यूज करके। हाँ, अगर आपकी बॉडी 2D में है, जी प्लेन नहीं है, एक्स वाई में सिर्फ आप डील करें तो फिर ये थर्ड कंपोनेंट नहीं आएगा, सिंपली फिर एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड आ जाएगा। ऑल डिपेंड्स कि आपका एक्सिस क्या है। अगर आपका एक्सिस जो है वो आप वाई जी प्लेन में है, एक्स नहीं है उसमें, आप वाई जी प्लेन में है तो कौन से ये सिर्फ 2 कंपोनेंट आ जाएंगे वाई और जी, फिर एक्स नहीं आएगा। तो ये आपने देख लेना है कि आप किस डी में बात कर रहे हैं, 1 में है, 2 में है, 3 में। अगर सिर्फ 1D है तो फिर एक कंपोनेंट आएगा, या एक्स होगा या वो वाई होगा या वो जी होगा, ऑल डिपेंड कि आपका एक्सिस कौन सा है। ये आपके पास उसकी ये यूनिट वेक्टर सॉरी पोजीशन वेक्टर आ गया। आप इस पोजीशन वेक्टर की अगेन अपने मैग्नीट्यूड बतानी है तो क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को सेम इस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मॉड आ गया, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये अब आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, बिकॉज आई डॉट आई, जे डॉट के और के डॉट के जो है वो 1 हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आप इसकी हम देख लेते हैं, कैसे हम किसी पोजीशन वेक्टर को जो है वो देखते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, ये आपको कोई पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये पोजीशन वेक्टर दिया और मैं उसे कहती हूँ कि इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो देखें ये इसको इससे कंपेयर करें, ये आपका x है, 3 आपका x है, 2 जो है वो y है, एंड जो 6 है वो क्या है, z है, x y z कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब आपने इसकी मैग्नीट्यूड बतानी है तो ये इस फार्मूले पे है, इसको यूज करें। r इज इक्वल टू x आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस z क्या है 6 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, इनको ऐड करें, इनके स्क्वायर, लेकिन इनको ऐड करें और ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसका फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल आता है 49 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ गया। तो इस पोजीशन वेक्टर r की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 7। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा पोजीशन वेक्टर दिया जा सकता है और आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आपने सिंपली इसी प्रोसीजर से, इसी प्रोसेस से फाइंड कर लेनी है, इसी मेथड से। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? अच्छा, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं? एंगल्स के कोसाइंस, किन एंगल्स के कोसाइंस? जो वेक्टर और उसके 3 कोऑर्डिनेट्स के दरमियान होंगे। यानी कि एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल हमारा हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया r। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर r है, एक्स वाई जी प्लेन में है, ये इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी, ये इसका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब ये वेक्टर r जो है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, देखिए वेक्टर r जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, और ये r वेक्टर z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज गैमा, अल्फा बीटा गैमा। यानी कि ये पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल्स बना रहा है, इनके साथ x y और z एक्सिस के साथ, यानी कि अपने कंपोनेंट्स के साथ वेक्टर r अपने ही कंपोनेंट्स के साथ ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल्स बना रहे हैं। तो इन एंगल्स के जो कोसाइंस होंगे दैट्स कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इन तीनों एंगल्स के जो कोसाइंस हैं वो डायरेक्शन के जो है वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे इस वेक्टर r। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर अ वेक्टर OP, हमने एक OP वेक्टर ले लिया दैट इज इक्वल टू r। कंसीडर अ वेक्टर OP in xyz plane which makes angle alpha with OX, beta with OY and gamma OZ। Silent please. Student silent. They are making angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis. Now cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of vector r। इस वेक्टर r के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो cos alpha, cos beta और cos gamma है। ठीक है, इनको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल l, m, n के साथ। ठीक है, l cos alpha के लिए, m cos beta के लिए एंड n cos gamma के लिए। So l is equal to cos alpha, m cos beta and n cos gamma. Now see this figure. What is x? x is equal to x आपके पास क्या है r cos alpha वेक्टर और साथ में उसका वो एंगल, वहां पे हमारे पास पहले प्रीवियस केस में थीटा था, तो यहाँ पे हमने क्योंकि वो अल्फा एंगल बना रहा है तो ये cos alpha आ जाएगा। x is equal to r cos alpha, y is equal to r cos beta and z is equal to r cos gamma। इनको सिंपली इनको स्केयर लें, दोनों साइड्स पे स्केयर लेके इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें। x के राइट साइड पे राइट साइड ऐड होगी और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड ऐड होगी। x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर इज इक्वल टू
इनके स्केयर लेंगे तो देखिए आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फा प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर बीटा प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर गैमा, वो आपने लिया, आर स्केयर कॉमन आ गया, प्लस कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा। तो आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा, आर स्केयर सब में से कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा। अच्छा, अब ये साइड देखें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर किसके इक्वल होता है? अभी हमने पीछे देखे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर किसके इक्वल होगा? इसका स्केयर रूट खत्म करें क्योंकि हमें स्केयर रूट नहीं चाहिए। जो स्केयर रूट कैसे खत्म होगा? जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आर का स्केयर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर को आर स्केयर के इक्वल। तो आर स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर इंटू दिस थिंग। अब आर स्केयर दोनों तरफ है, आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 1। इस आर स्केयर को इधर ले जाए, डिवाइड करेंगे, कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। तो कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल। अभी हमने इनको रिप्रेजेंट किया था कॉस अल्फा को एल से, बीटा को एम से, कॉस गैमा को एन से। तो इनको रिप्लेस कर दें, कॉस स्केयर अल्फा की जगह आ जाएगा एल स्केयर, कॉस स्केयर बीटा की जगह आ जाएगा एम स्केयर, कॉस स्केयर गैमा की जगह आ जाएगा एन स्केयर। तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ये इनकी आ जाएगी वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज रिटन एज। देखिए, उसको अगर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखने हैं तो हम उसको पोजीशन वेक्टर आर को लिखेंगे इस तरह से। अगर हमने उनको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं तो फिर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। फिर आ जाएगा आर कॉस अल्फा आई हेड प्लस आर कॉस बीटा जे हेड प्लस आर कॉस गैमा के हेड। यानी कि इस पोजीशन वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखने हैं तो यूं आ जाएगा, और इसको डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में बताना है तो फिर आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो इक्विवेलेंट है। इसका यूनिट वेक्टर अब किसके इक्वल होगा? द यूनिट वेक्टर आर हेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज, ठीक है, इसकी जगह आप इसका यूनिट वेक्टर लिखें। ये आर उसकी मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर की, और साथ में उसका आर हेड जो है ये यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये आपको टोटल वेक्टर को डिफाइन करेगा, इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, वही एक्स की वैल्यू पुट की, आपने वाई की पुट की और जे की पुट की। तो अब हमने सिर्फ बतानी है डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है डायरेक्शन को साइन का। देखिए इधर भी आर है, ये आर मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन को हमने सेपरेट कर लिया है, ये आर है। और इधर भी हर टर्म के साथ आर आ रहा है, यहाँ से आर कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल के वो आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर आर हेड। आर हेड किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस अल्फा हेड प्लस कॉस बीटा जे हेड प्लस कॉस गैमा के हेड। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइन। ठीक है, अब इसमें देखें कॉस अल्फा किसके इक्वल है? अभी हमने इनिशियली लिया था कॉस अल्फा किसके इक्वल होते हैं? एल के, यानी कि एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। ठीक है ना, इस ट्राइंगल से अब इसको कैलकुलेट कर लें। कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा? ये एंगल कॉस अल्फा किसके इक्वल है? एक्स डिवाइडेड बाय आर। एक्स डिवाइडेड बाय आर क्या है? आर की जो वैल्यू भी हमने पीछे देखी है, कैलकुलेट की है, आर की वैल्यू पुट कर दें, एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का स्केयर रूट। इसी तरह से कॉस बीटा किसके इक्वल होगा? वाई ओवर आर की, तो वाई एज इट इज रहेगा, नीचे आर की वैल्यू पुट करते हैं। कॉस गैमा जी ओवर आर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ये आपके पास इसके डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे एल एम